छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं प्राचीन भारत की, और ये क्लास 14 है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों में उसका संबोधन प्रियदर्शी के रूप में हुआ है। तो जो हमारा विकल्प डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। यद्यपि कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उनको देवानाम, प्रिय एवं अशोक से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, नैतुर एवं उदया गोयलम अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, जबकि पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुक्कम, देई, विशिष्ट कलिंग, राज्यादेश, मास्की। देखिए, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उद्देगोलम के अभिलेखों में मिलता है। पुराणों में इसे अशोकवर्धन तथा बौद्ध ग्रंथ दीपवंस में करमोली कहा गया है। अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित मास्की की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसका आंसर हो गया मास्की, व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? व्राही, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी लिपि। जल्दी से बताइए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर? तो यह है दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती है? प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये वाली। खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रेसेप ने प्राप्त की थी। इन्होंने खरोष्टी लिपि को इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अशोक के शिलालेखों एवं अभिलेखों को पढ़ने में मदद मिली, जो खरोष्टी लिपि में लिखी हुई थी। समझ गए ना? अगला देखो, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय अष्टभुज है, चतुर्भुज है, षटभुज है या द्विभुज है? कौन सा होगा इसमें से? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय चतुर्भुज हुआ करती थी। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। सेम मतालंबी होने के कारण चोल प्रतिमाओं में शिव एवं शिव परिवार का मूर्तन प्रमुखता से हुआ था। धातु मूर्तियों में कांस्य मूर्तियों की प्रधानता थी। इनमें नटराज की कांस्य मूर्तियों की प्रधानता थी। इनमें नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट थी। इसे चोल कला का सांस्कृतिक निष्कर्ष कसौटी कहा गया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इनमें से कौन सा था? प्राचीन भारत में मणिग्राम मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है इसमें। प्राचीन भारत में मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। यह पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र, विजयालय, कौन था इसमें? तो इसमें था राजराजा प्रथम। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चोल शासक राजा राम प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने सीलोन अब क्या है? श्रीलंका, इससे पहले सीलोन बोलते थे, के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मुक्ति चोल मंडलम रखा एवं पोलोनरुवा को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन अंततः चोल राजा महेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की विजय को पूर्ण किया था। इसके बाद अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका स्वयं को चोलों के अधिकार से मुक्त नहीं कर पाया था। इसने 1017 ईस्वी में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, ध्रुव या कृष्ण? तो राष्ट्रकूट समाज की नींव 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने रखी थी। इनकी राजधानी मानखेत या मालखंड थी, जो आधुनिक शोलापुर महाराष्ट्र के निकट स्थित है। दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इन्होंने महाराज धीराज, परमेश्वर एवं परम भट्टार उपाधियां धारण की तथा उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। संस्कृत में, प्राकृत, पाली या सौरसेनी में। गुप्त काल के नाटकों में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शूद्र आदि तथा स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि संस्कृत गुप्तकालीन उच्च वर्गों की भाषा थी, जबकि निम्न वर्गों के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो किसने रोका था ये दक्षिणावर्ती आगमन को? बोलो। तो ये रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। कि पुलकेशन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोककर
632 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। विकल्प 20 का आंसर है। इस संबंध में जानकारी हमें चीनी यात्री फेंगसांग के विवरण एवं ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होती है, किंतु बाणभट्ट ने हर्ष की पराजय का कहीं उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? कौन सा समुद्री पत्तन था ये? कांकीणाना, मोटीपल्ली, मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, नेहलोई। तो मोटूपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार यह कृष्णा जिले का समुद्री पत्तन था। इटालियन यागी मार्को पोलो ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान यहाँ आया था। उसने अपनी यात्री वृत्तांत में यहाँ का उल्लेख किया है। मोटूपल्लू से काकतीय राजा गणपति का मोटूपल्ली अभिलेख प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश में काकतीय राज्य का मोटूपल्ली एक अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से संबंध है, किससे संबंध है? महापद्मनंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? तो किससे संबंध है जल्दी से बताएं आप। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंध है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर बनता है। यद्यपि इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, किंतु इससे समुद्रगुप्त के अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है। अतः इसकी संबद्धता अशोक की अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। मुगल शासक अकबर ने प्रयाग में किले का निर्माण कराया था तथा यहाँ राजकीय आदेश के जरिए अशोक के कौशाम्बी स्थित स्तंभ को मंगाकर किले में सुरक्षित करवा दिया। इस स्तंभ लेख पर जहांगीर एवं बीरबल के लेख भी अंकित हैं। ठीक है ना। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।